नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं आपके साथ राजीव गुरुदेव और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। सपा विधायक आजम खां की तबीयत बिगड़ गई है। आजम खां को निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन होने की खबर आ रही है। लखनऊ के वेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं आजम खां। निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत के बाद वेदांता अस्पताल में भर्ती किए गए। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, और क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में पहले उनको तकलीफ हुई, निमोनिया था और फिर चेस्ट में भी इन्फेक्शन जो है वो मिला है। डॉक्टरों ने देखा है जब जांच की है तो, और 104 डिग्री उनका टेम्परेचर है, बुखार लगातार बना हुआ है। उसके बाद परिवार के लोग उनको लखनऊ ले आए और यहाँ पर वेदांता हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया है। हालांकि जो उनके परिवार के लोग हैं उनसे बात हुई है, जो विधायक है समाजवादी पार्टी के वो भी उनके साथ आए हैं तो उनसे भी बात हुई है। लेकिन यही कहना है कि अचानक से बिल्कुल तबीयत जब बिगड़ गई तो घर वाले भी परेशान हो गए और काफी दिक्कत होने लगी थी। ब्रीथिंग में यानी सांस लेने में उनको दिक्कत होने लगी थी। थोड़ा 2-3 दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, हल्का हल्का बुखार था, पर अचानक से बुखार जब 104 डिग्री हो गया उसके बाद उनको लखनऊ लाया गया है। फिलहाल एडमिट कराया गया है। डॉक्टरों की टीम जो है उनकी निगरानी कर रही है, सांस परीक्षण कर रही है। अभी जो जांच हुई है उसमें थोड़ा यूरिन में भी इन्फेक्शन मिला है। तो कहीं ना कहीं आजम खां, अगर हम कहें तो तबीयत जिस तरह से बिगड़ी है उसके बाद उनके जो समर्थक हैं, जो हम कहें कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो भी कहीं ना कहीं इस खबर के बाद कह रहे हैं कि भाई जल्द वो ठीक हो। और परिवार के लोग उनके साथ हैं, पार्टी के 1-2 विधायक भी उनके साथ आए हुए हैं और डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। लेकिन अभी जो शुरुआती हम कहें जांच डॉक्टरों ने की है तो उसमें इन्फेक्शन भी सामने निकल कर आया है। धन्यवाद आपका अनुभव इन जानकारियों के लिए। आजम खां को निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन के साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन की भी शिकायत है और वेदांता अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। परिवार के लोग उनके साथ हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक भी वहां पर मौजूद हैं। 104 डिग्री बुखार भी रिपोर्ट हुआ है। साथ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा ने बैठक बुलाई है। कल भाजपा ने सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। कल शाम संसद भवन परिसर में यह बैठक होगी। जेपी नड्डा, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ही अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी की यह बैठक होगी और उपराष्ट्रपति चुनाव के मतदान को लेकर यह बैठक होगी। 6 अगस्त को होना है उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान। बीजेपी ने जगदीप धनखड़, जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो कल बैठक भारतीय जनता पार्टी की जेपी नड्डा की अध्यक्षता में तमाम सांसदों की, बीजेपी के तमाम सांसदों की बैठक उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर। उपराष्ट्रपति चुनाव की 6 अगस्त को वोटिंग होनी है। सभी सांसदों की बैठक बुला ली। और आपको अपडेट करें इस वक्त एक और बड़ी खबर से। प्राइमरी स्कूलों में किताबें ना पहुंचने के मामले में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है और मुख्यमंत्री कार्यालय ने अब संज्ञान लेते हुए डीजी स्कूल एजुकेशन से रिपोर्ट तलब कर ली है। साथ साथ अब डीजी स्कूल एजुकेशन ने पाठ्य पुस्तक अधिकारी को फौरन कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ तथ्यों के साथ पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल एबीपी गंगा लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था कि सत्र शुरू होने के 4 महीने बाद तक बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई हैं। और अब हमारी खबर का असर हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। डीजी एजुकेशन से रिपोर्ट तलब की गई है। पाठ्यपुस्तक अधिकारी को रिपोर्ट देनी होगी अब। और एक और बड़ी खबर, गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस की कार्रवाई की खबर है। जी हां, मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी की अवैध जमीन कुर्क कर ली गई है। पुलिस प्रशासन ने अफसा अंसारी की 50 लाख की जमीन कुर्क की है। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के जाफराबाद में कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्की की इस कार्रवाई को संपन्न किया गया। बड़ी खबर, मोहम्मदाबाद थाना इलाका जो कि गृह क्षेत्र है मुख्तार अंसारी का, वहीं पर जमीन कुर्क की गई है। अवैध जमीन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी की। और अब खबर बांदा से है। वहां पर माफिया मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, लेकिन अब इस जेल को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है ताकि चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा सके। इस समय हम मौजूद हैं बांदा मंडल कारागार में। इसी जेल के अंदर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हाई सिक्योरिटी बैरिक के अंदर कैद है। जेल में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये गेट का मुख्य द्वार है और इसके बाद एक द्वार और है
और इसके बाद फिर उसके अंदर तीसरा मुख्य द्वार है जिसके अंदर कारागार में प्रवेश किया जाता है। यहाँ पर कैदियों से मिलने जो कोई भी आता है इस त्रिचक्रीय सुरक्षा घेरे को क्रॉस करके ही वो जेल के अंदर जाता है। आप इसके अलावा ये भी देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक चेक पोस्ट भी यहाँ पर जेल में बनाई गई है। चेक पोस्ट में बाकायदा हर समय जेल के सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं और आने जाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जाती है। इसके साथ ही उनकी सघन तलाशी होती है कि कोई भी ऐसा आपत्तिजनक सामान जेल के भीतर ना जा पाए। पहले कारागार में इतनी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी नहीं थी, लेकिन जब से यहाँ पर माफिया मुख्तार अंसारी आया है तब से यहाँ पर व्यवस्था बहुत ही कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर इस जेल में इसके अलावा जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके अलावा भी 48 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाती है। इसके अलावा इस कारागार की ड्रोन कैमरे से भी निगरानी होती है। सीसीटीवी कैमरों की अगर बात करें तो जेल के प्रथम गेट से ही शुरू हो जाते हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो आपको पहले ही जो द्वार है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा दिखाई देगा। इसी तरीके से जितने भी दरवाजे हैं जेल के, वहीं से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से जेल कैंपस में आने वाला व्यक्ति आ जाता है और लास्ट तक उसकी निगरानी होती है। ख़ास तौर से अगर मुख्तार के बैरक की बात की जाए तो वहाँ पे अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। वहाँ पर हर समय बैरक के बाहर एक सुरक्षाकर्मी मौजूद रहता है। इसके अलावा बैरक में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा क्योंकि ये जो एरिया है ये बहुत व्यस्त एरिया है जहाँ पर मंडल कारागार बनाया गया है, ये एक रास्ता जो आपको दिखाएंगे ये सीधे जाके कलेक्ट्रेट परिसर से मिलता है जो ही बहुत व्यस्त एरिया होता है, तो इस तरीके से इसको बंद भी नहीं किया जा सकता। वहीं ये जो दूसरा रास्ता है ये सीधे जाके बांदा कानपुर हाईवे को मिलाता है। इस तरीके से ये कारागार जिस जगह पे बना है मंडल कारागार, ये काफ़ी व्यस्ततम इलाकों में से इसकी गिनती होती है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है बड़ी ही चाक चौबंद की गई है। ख़ास तौर से मुख्तार के आने के बाद से यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि कोई भी बिना तलाशी के जेल के अंदर ना जा सके। ये सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की तभी से ज़्यादा चौकस हुई है और ये अभी भी चल रही है। अभय निगम, एबीपी गंगा, बांदा। अब खबर गाजियाबाद से है। यहाँ पर एक युवक डिप्रेशन में जहर खाकर एसएसपी दफ्तर पहुंच गया। ये मामला कविनगर का है। यहाँ पर 16 जुलाई से पत्नी के लापता होने के चलते डिप्रेशन में आकर युवक ने जहर खा लिया और एसएसपी कार्यालय पहुंच गया। हालांकि पुलिस ने खबर लगते ही इस व्यक्ति को अस्पताल भेज दिया। बताया यह जा रहा है कि इस व्यक्ति की लव मैरिज हुई थी, प्रेम विवाह हुआ था। पत्नी लापता हुई, डिप्रेशन में आया, जहर खा लिया इस युवक ने। आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ को मुख्यमंत्री योगी ने बड़ी सौगात दी। लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार पहुंचे मुख्यमंत्री ने 143 करोड़ की 50 परियोजनाओं की सौगात दी आजमगढ़ को और सरकारी आवास के लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी भी सौंपी। और इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि अब आजमगढ़ की पहचान बदल रही है। और आजमगढ़ के बाद मुख्यमंत्री योगी वाराणसी के दौरे पर जाएंगे। वहां सर्किट हाउस में विकास कार्यों, योजनाओं और कानून व्यवस्था को लेकर वाराणसी मंडल की मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर जिले के अधिकारी इस बैठक में ऑनलाइन जुड़ेंगे और फिर बाद में रात में काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में वो दर्शन पूजन करने जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि वो कई निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। शुक्रवार सुबह वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण व्यवस्था को लेकर फिर से अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। आज अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय का घेराव करने पहुंचे और प्रदेश भर से आए अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। तस्वीरें देखिए आप। बेसिक शिक्षा निदेशालय कार्यालय के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर प्रदेश भर से आए दर्जनों अभ्यर्थी, सैकड़ों अभ्यर्थी यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि इनको
नियुक्ति पत्र दिया जाए, लगातार मांग कर रहे हैं। शिक्षा निदेशक का घेराव करने आए हैं। इससे पहले शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का घेराव कर चुके हैं। बहुत सारे अलग अलग जनपदों से महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं, दिव्यांग हैं, जो नौकरी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हम लोगों को किस चीज की सजा दी जा रही है? सिर्फ इसलिए कि हम दलित और पिछड़े हैं। इतने समय से हमारी जगह पे दूसरे लोग नौकरी कर रहे हैं और हम अपने हक अधिकार की मांग के लिए लखनऊ में पड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि मुक्ति दो या नियुक्ति दो, मतलब स्थिति वो हो गई है कि अब ये बच्चे या तो नियुक्ति मांग रहे हैं या जीवन से मुक्ति मांग रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा भी है, पत्र लिखा है कि वो अपनी जान देना चाहते हैं। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर योगी सरकार 2.0 में माफियाओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का साफ तौर पर कहना है कि जब नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने हर विभाग की 100 दिन की कार्य योजना मांगी थी और तब विभाग ने 100 दिनों में माफियाओं के कब्जे से 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति छुड़ाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन हमने 6 महीने का लक्ष्य 100 दिनों में ही हासिल कर लिया। उनका यह भी कहना है कि बुलडोजर इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। योगी वन में बुलडोजर जो माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का एक ब्रांड बन गया और योगी 2 में 100 दिन से ज़्यादा की जो योगी 2 सरकार हो चुकी है उसमें भी लगातार ये बुलडोजर चल रहा है। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अवैध संपत्तियां कुर्क की जा रही है। अब तक 850 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जो है वो कुर्क की गई है। बात करने के लिए हमारे साथ अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अवनीश अवस्थी जी। सर, योगी वन में भी बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ चला, जमीन पर कब्जा करने वालों पर चला और उसकी स्पीड अभी भी लगातार जारी है योगी 2 में भी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब नई सरकार आई, जिसको आप योगी 2 कह रहे हैं, तो उन्होंने कैबिनेट के सामने हर विभाग का प्रेजेंटेशन देखा। गृह विभाग का भी प्रेजेंटेशन सबसे पहले उन्होंने देखा और उन्होंने निर्देशित किया कि जो जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स क्राइम है, इसके प्रति जो है हम लोग जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं उस तेज़ी से और काम करते रहें। हम लोगों का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 500 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी 100 दिन में ही कुर्क कर ली जाए। एक एक ज़िले के डीएम, एक एक ज़िले के एसपी, एक एक जो हमारे कमिश्नरेट्स हैं, सभी लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया। और आपको मालूम है गैंगस्टर एक्ट में 14A में जो है जिला मजिस्ट्रेट और एसपी करते हैं और कमिश्नरेट्स में सीपी स्वयं करते हैं। तो इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए 500 करोड़ की जगह 800 करोड़ का ज़्यादा का जो है संपत्ति कुर्क हुई इन दी फर्स्ट 100 डेज। अब इसके बाद 800 करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया था 6 महीने के लिए, तो 6 महीना 25 मार्च से अगर आप देखें तो 6 महीना जो है बहुत जल्दी जो है ये पूरा हो जाएगा, तो 25 सितंबर तक। तो इसमें भी जो है बहुत तेज़ी से काम हुआ है और लगभग 850-900 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक जब्त हो गई और डेली हर घंटे कहीं ना कहीं कार्रवाई किसी न किसी ज़िले में हो रही है। तो उस कड़ी में ये मजबूती से काम किया गया है। इसमें हम बता दें भी कि पिछले समय का भी अगर हम जोड़ दें तो पिछले 2-2.5 साल में लगभग 3200 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। अब इस संपत्ति को जब्त करने के बाद निर्देश मुख्यमंत्री जी का मिला है कि गैंगस्टर एक्ट में जो कार्रवाई कोर्ट्स में चल रही है उसमें हम सजा कराएं और फिर इसको पूरी तरह से जो है सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाए। कि जिस तरीके से बुलडोजर लगातार चल रहा है अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, वो चलता रहेगा और जो 6 महीने का लक्ष्य तय किया था गृह विभाग ने वो समय से पहले ही पूरा हो गया है। कैमरा जितेन के साथ अनवर शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। अगली खबर सीतापुर से है। यहाँ पर सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापिका के बीच विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि तस्वीरें सीतापुर के ब्लॉक गोंदला मऊ के करणपुर प्राथमिक विद्यालय की हैं। यहाँ सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापिका के बीच विवाद हो गया और नौबत गाली गलौज तक जा पहुंची। प्रधानाध्यापिका ने 28 जुलाई को जिला मुख्यालय पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की। बताया जा रहा है कि अटेंडेंस रजिस्टर में अनुपस्थिति लगने को लेकर टीचर ने प्रिंसिपल को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल तब किया जब बच्चे भी सामने ही खड़े थे और मॉर्निंग प्रेयर चल रही थी। वो अधिकारी ने चढ़ाई, वो अधिकारी ने चढ़ाई, 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 थाने ले चल, अधिकारी ने चढ़ाई, अधिकारी ने चढ़ाई, अधिकारी ने चढ़ाई, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। बस्ती से पुलिस के 3rd डिग्री टॉर्चर की खबर है। यहां पुलिस वालों के जुल्म का शिकार एक नाबालिग बन गया।
पुलिस ने चोरी के आरोप में 16 साल के किशोर को रात 2 बजे घर से उठा लिया और फिर कोतवाली में उसे जमकर टॉर्चर किया। टॉर्चर का आरोप लगा है जिले की स्वाट टीम पर और आरोप है कि 4 दिन तक कोतवाली में रखकर नाबालिग को अमानवीय तरीके से पीटा गया। किशोर के पिता की शिकायत के बाद एसपी आशीष श्रीवास्तव ने मामले का संज्ञान लेते हुए स्वाट टीम को भंग कर दिया है और मामले की जांच एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी को सौंप दी है। 2 बजे रात को घर से उठा के ले गए कोतवाली पे। कौन लोग थे? क्राइम ब्रांच चौकी प्रभारी क्राइम ब्रांच थे। हमको वहाँ पे टॉर्चर किया गया। हमारे लैट्रिन के रास्ते में पेट्रोल भी डाले, पट्टे से मारे, डंडे से मारे। पूछ रहे थे कि तुम चोरी किसने किया? सर हम बेगुनाह थे। लोगों के द्वारा ट्वीट करके बताया गया कि 16 वर्षीय नाबालिग को कोतवाली पे लाया गया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई। इस संबंध में उसके द्वारा क्राइम ब्रांच स्वाट टीम पर आरोप लगाए जा रहे थे, जिसकी जांच मैंने एडिशनल एसपी को दी है। जब तक जांच हो रही है तब तक स्वाट टीम को दी। इधर कासगंज में इनकम टैक्स टीम ने तंबाकू कारोबारी के घर पर रेड की। रसूल अहमद और उसके भाई रईस अहमद के घर और गोदामों में आयकर विभाग ने छापा मारा। घर और गोदामों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 7 टीमें छापेमारी में जुटी हुई। सूत्रों के मुताबिक तंबाकू कारोबारी भाइयों के घर और गोदामों के दस्तावेज, अकाउंट्स, मोबाइल और व्हाट्सएप चैट भी खंगाले गए। तो कासगंज के पटियाली में है और पटियाली में दिल्ली से आई आयकर विभाग की 7 टीमों ने छापेमारी शुरू की है। ये छापेमारी रसूल अहमद एंड कंपनी के मालिक रसूल अहमद के यहाँ हो रही है और उनके भाई रईस अहमद के यहाँ हो रही है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, ये गोदाम है जिसमें आयकर विभाग की टीमें अंदर हैं और वो लगातार यहाँ पिछले 30 घंटे से जो है कार्रवाई कर रही हैं, लगातार जांच कर रही हैं। जो रिकॉर्ड्स हैं, जो अकाउंट्स हैं, उनको चेक किया जा रहा है। जो व्हाट्सएप चैट हैं, उनके मैसेज हैं, कॉल्स हैं और उनके जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको चेक किया जा रहा है। तमाम चीज़ों पर, पहलुओं पर काम हो रहा है। दिल्ली से 7 टीमें आई हैं। यहाँ पास में एक और गोदाम है, उस पर कार्रवाई चल रही है। जो रईस अहमद का घर है, उस पर काम चल रहा है, वहाँ पर भी इनकम टैक्स की टीमें हैं। और जो रसूल अहमद का घर है, उस पर भी कार्रवाई चल रही है। तो लगातार कई ज़िलों के जो अधिकारी हैं इनकम टैक्स के, वो भी साथ में हैं और दिल्ली से जो टीमें आई हैं वो अपना काम कर रही हैं। तो 30 घंटे से लगातार तंबाकू कारोबारी हाजी रसूल अहमद और उनके भाई रईस अहमद के घर लगातार कार्रवाई चल रही है। हालांकि अभी कुछ क्या निकल कर आया है ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अंदर किसी का भी प्रवेश इस गोदाम में या फिर जहां कार्रवाई चल रही है वहां जाना वर्जित है। दरअसल इनकम टैक्स की टीमों ने छापा मारने से पहले कासगंज के जो एसपी हैं उनके यहाँ से फोर्स मांगा था। तो यह भी पुष्टि हुई है कि कासगंज पुलिस ने यहाँ पर फोर्स डिप्लॉयड किया है कि किसी भी प्रकार का कोई मिसबिहेव या कोई अगर बात उठती है तो वहाँ पुलिस का सहयोग रहे। तो लोकल पुलिस भी मुहैया कराई गई है। 7 टीमें लगातार रसूल अहमद एंड कंपनी के गोदाम, घर, सभी जगह लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर क्या निकल के आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। कासगंज में एबीपी गंगा के लिए रंजीत गुप्ता। और त्योहारों को लेकर कानपुर पुलिस ने तैयारियां कर ली हैं। त्योहारों के सीजन में किसी को भी दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने प्लान तैयार किया है। साथ साथ यातायात को सुचारू रखने के लिए भी योजना बनाई गई है। कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। त्योहारों का सीजन है और त्योहारों को लेकर पुलिस की क्या तैयारी है, इस पर बात करने के लिए कानपुर शहर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड साहब हमारे साथ हैं। उनसे बात कर लेते हैं। त्योहारों का सीजन चल रहा है, सब कुछ स्मूथ रहे, क्या तैयारी आप लोगों ने की? त्योहारों के संबंध में कानपुर पुलिस ने बृहद तैयारी की है। जो आवश्यक पीस कमेटी की बैठकें हैं, सभी स्तर से पीस कमेटी की बैठकें की जा चुकी है। कल ही समस्त थानाध्यक्षों से और राजपत्रित अधिकारियों से हमने बैठक करके इसका जायज़ा भी लिया है, तैयारियों का जायज़ा लिया है। जो भी ड्यूटियां जाएगी वो सभी तैयारियों के साथ ड्यूटी में रहेंगे। इसके जो जुलूसों के आयोजक हैं उनसे निरंतर संपर्क में भी पुलिस है
मेरा पूर्ण विश्वास है कि सभी त्यौहार और सभी जुलूस सकुशल संपन्न कराए जाएंगे। ट्रैफिक को लेकर देखने को मिल रहा है पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा समस्या है। कल भारी बारिश कानपुर शहर में हुई और हर तरफ पॉइंट्स में ट्रैफिक जाम रहा, कई कई घंटे लोग फंसे रहे। आपकी क्या प्लानिंग है कि ताकि लोग जब घर से निकलें तो स्मूथ ट्रैफिक में आगे जाएँ या फंसे नहीं? ट्रैफिक के संबंध में मैंने अपनी वरीयता तय की है, इसको मैंने पहले दिन भी बताया था। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में एक बृहद कार्य योजना बनाई जा रही है और बहुत शीघ्र ही इस कार्य योजना को हम लागू भी कर देंगे और शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जहाँ तक कल के जाम की बात है, बारिश अत्यधिक होने के कारण कुछ जगह पर पेड़ गिर गए थे और कुछ संकीर्ण मार्गों पर वाटर लॉगिंग भी हो गई थी। उस वजह से ट्रैफिक धीमे चल रहा था, लेकिन बहुत मेजर समस्या कल भी नहीं आने दी थी हमने। ट्रैफिक तुरंत ही क्लियर कराया गया था। हमारा प्रयास रहेगा जो ऐसे कंजेशन वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर विशेष ड्यूटियाँ लगाएं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि यातायात की जो समस्या पिछले दिनों कानपुर वासियों को देखने को मिली है उसके लिए उन्होंने प्लान बना लिया है। साथ ही त्योहारों का सीज़न है उसका भी एक खाका खींच लिया गया है ताकि लोग त्यौहार भी कुशलता से मना सकें। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।